हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है रेनफॉल एंड रन ऑफ, यानी कि वर्षा तथा अपवाह जल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें इस वीडियो से रिलेटेड। और इसके अलावा यदि फ्रेंड्स आप लोगों को किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है वर्षा तथा अपवाह जल, यानी कि रेनफॉल एंड रन ऑफ। उसमें पहला टॉपिक है जलीय चक्र क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स, जो बारिश होती है उस पे बारिश के बाद नदियों तालाब में एकत्र जो जल होता है, जैसे नदियों में एकत्र जल होता है तो कुछ तालाब होंगे, उसमें जो पानी होगा, इन सब में जो पानी एकत्र होता है वो भाप बन के और वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये आकाश में वाष्प के रूप में चला जाता है और उसके बाद बादलों का रूप ले लेता है, और फिर वो वही बादल फिर बरसात के रूप में भूमि पर फिर से वर्षा जल के रूप में बरस पड़ता है, और फिर वही पानी नदियों तालाबों में भर जाता है। और फिर उसके बाद ये फिर वही जो नदियों तालाबों में जो वर्षा का जल होता है वही वाष्प बन के फिर आकाश में जाता है और बादलों का रूप बन के बरसता है। इस प्रकार एक निरंतर एक साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल को कहते हैं वर्षा जलीय चक्र, यानी कि इसको जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से बादल का वर्षण होता है, यानी प्रिसिपिटेशन होता है, यानी कि वर्षण होता है। फिर जो बरसात होती है वो ऊंचाई वाले स्थानों से कुछ पानी, उसका वर्षा का कुछ पानी अंतःस्रावण यानी कि भूमि द्वारा अवशोषित करके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और कुछ पानी जो बच जाता है वो अपवाह के रूप में बहता हुआ ऊंचाई वाले स्थानों से निचले स्थानों पर नदियों तालाबों आदि में जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे नदी है तो यहाँ पे आके एक नदी में मिल जाता है। नाले होते हैं, जो तालाब होते हैं, उन सब में भरते हुए फिर नदी में मिल जाता है, और फिर ये नदियों से होता हुआ यही जल समुद्र में जाके मिल जाता है। और जो ग्राउंड वाटर होता है, जब वर्षा होता है तो ग्राउंड वाटर ऊपर हो जाता है, और जो निचले स्थानों पे यानी समुद्र का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। तो कुछ पानी जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसका भी कुछ वाटर पर्कोलेशन के द्वारा, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चला जाता है। इसे पर्कोलेशन बोलते हैं। इसके द्वारा ये जाके समुद्र में मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो बरसात होती है ये कई जगह पे एकत्र हो जाता है, तालाबों में, नदियों में, फिर उसके समुद्र में, नालों में, इन सब में एकत्र हो जाता है। उसके बाद फिर पुनः सूर्य के प्रकाश के मतलब मौसम के गर्म होने पर यही जो जल होता है ये वाष्पीकरण के द्वारा, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल होता है ये सब आकाश में चला जाता है। और उसके बाद जब बादलों का रूप ले लेता है यही जल, उसके बाद जब पुनः जब बरसात के मौसम में यही जल वर्षा जल के रूप में भूमि पर बरस पड़ता है। तो ये एक जलीय, इस प्रकार से हमेशा ये एक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसे जलीय चक्र कहते हैं। यानी कि वर्षा जल का भूमि पर गिरना, उसके बाद फिर पुनः भूमि के द्वारा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पुनः आकाश में जाकर बादलों का रूप लेना, फिर पुनः उसी बादल का भूमि पर बरस पड़ना, यही एक क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे जलीय चक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम में ये टॉपिक आए तो आप लोग ये फिगर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि फिगर पे अधिक नंबर मिलते हैं। हमने देखा है कि जो डिप्लोमा करते हैं वो लोग थ्योरी तो अधिक लिखते हैं मगर फिगर बहुत कम बनाते हैं, तो इसलिए नंबर कम मिलता है। अगर आप लोग फिगर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पूछता है तो इसको फिगर को अवश्य बनाइएगा।
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर साल क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्षा तथा वर्षा मापन, यानी कि वर्षा क्या है और उसका किस प्रकार से उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। वर्षा को mm या सेंटीमीटर में मापा जाता है, यानी कि जो कितने mm गहराई तक वर्षा है, जिससे कि अगर मान लीजिए कहा जाए कि किसी एरिया में कोई ये एरिया है, कोई आयताकार एरिया है, उस पर 10 mm वर्षा हुई, तो हमको अगर इसका ये पूरा एरिया पता हो और उसकी ऊंचाई से भाग दें तो हमको वर्षा का आयतन, यानी कि इतने क्यूबिक मीटर या इतने लीटर वर्षा हुई, ये हम जान सकते हैं। यानी कि अगर एरिया दिया हो, एरिया को ऊंचाई से भाग दिया जाता है तो आयतन पता हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए वर्षा को एक ऊंचाई में मापा जाता है, यानी कि जैसे mm में इतने mm वर्षा हुई माप लिया गया, तो यानी कि उतने mm से अगर उस जितने एरिया में वर्षा हुई उस एरिया से भाग दिया जाएगा तो फिर उस एरिया में जितनी वर्षा हुई उसका पूरा आयतन ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए वर्षा को mm में मापा जाता है। लेकिन आप लोग देखा होगा कि कुछ वर्षा का जो होती है वर्षा, उसका कुछ भाग जो है भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग जो वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लॉस हो जाता है, और अपवाह जल के रूप में नदी में बहुत इन सब हानियों के बाद जो जल नदी तक पहुंचता है उसे अपवाह जल कहते हैं। तो कुल वर्षा जो जल होता है वो अपवाह जल होता है प्लस हानि, यानी कि जो टोटल वर्षा होती है उसमें से कुछ भाग जो अपवाह जल के रूप में नदी तक पहुंचता है वो, और प्लस कुछ जो अंतःस्रवण यानी कि भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है, और जो हानि हो जाती मतलब वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के कारण जिस जल का हानि हो जाती है उनको जोड़ दिया जाता है, तो कुल वर्षा जल प्राप्त होता है। औसत वार्षिक वर्षा, नया टॉपिक है अगला। औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है? किसी क्षेत्र में पिछले 35 सालों की वर्षा का औसत मान औसत वार्षिक वर्षा कहलाता है। यानी कि अगर हिंदुस्तान में क्या होता है कि ये माना जाता है कि मतलब प्रैक्टिकली ये साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि मतलब जो इस वर्ष जो जिस प्रकार का मौसम है, अगले 35 साल के बाद फिर मतलब वही उसी प्रकार का मौसम पुनः मतलब रिपीट होगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कि जो मतलब 35 साल के बाद मौसम जलवायु जो है रिपीट होती है, अपने आप को रिपीट करती है। यानी कि अगर इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो अगले ये मतलब अनुमान लगाया जाता है कि अगले 30 से 35 सालों के बाद फिर अगले किसी साल इसी तरह से बहुत अधिक बारिश होगी। या फिर अगर सूखा पड़ा तो ये भी माना जाता है कि आगे आने वाले किसी मतलब 30 से 35 साल के बाद इसी तरह से सूखा पड़ेगा। तो इसलिए 35 साल का मतलब जलीय चक्र लिया जाता है। तो ये वर्षा औसत वार्षिक वर्षा, जैसे 35 साल की वर्षा मतलब प्रत्येक वर्ष मान लीजिए आज इस साल 100 सेंटीमीटर बरसात हुई, फिर अगले साल 105 सेंटीमीटर बरसात हुई। इस प्रकार से सभी 3500 साल की वर्षा का योग करके उस फिर 35 से भाग दे दिया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष की मतलब औसत वार्षिक वर्षा ज्ञात हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे समवृष्टि रेखा, आइसोहाइटल लाइन्स। यानी सम मतलब समान, वृष्टि मतलब बरसात होता है, सम का मतलब होता है समान, और वृष्टि मतलब होता है वर्षा, यानी कि समान वर्षा। तो ये आइसोहाइटल लाइन यानी कि औसत वार्षिक वर्षा का मतलब किसी क्षेत्र में पिछले नक्शे पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि रेखा कहलाती है। यानी कि जो कोई मैप है, जैसे इंडिया का मैप है, उसमें जो समान जहाँ पे जिस स्थान पे वर्षा समान होती है उन बिंदुओं को एक लाइन से मिला दिया जाता है, तो इस रेखा को समवृष्टि रेखा कहते हैं। ये रेखा से मतलब कंटूर की, जिस प्रकार से कंटूर लाइन होती है, आप लोगों ने अगर कंटूर सर्वे पढ़ा होगा, शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो क्योंकि 3rd ईयर में शायद ये है टॉपिक। तो कंटूर लाइन का मतलब होता है समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कंटूर लाइन कहलाती है। तो उसी प्रकार समान वर्षा वाले बिंदुओं को जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, और उसमें जो कुछ स्थान है जैसे यहाँ पे सब
समान वर्षा होती है। तो इनको एक लाइन से इस प्रकार मिला दिया जाए तो ये समवृष्टि रेखा यानी आइसोहाइटल लाइन कहलाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं समवृष्टि रेखा की, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता है उसमें दो विभिन्न समवृष्ट रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक है, इस पे कई बिंदु हैं, सब पे समान वर्षा, मतलब समान वर्षा वाले स्थानों को मिला के एक मान लीजिए इस पे ये निरूपित करती है कि इसमें जितने भी स्थान हैं इस लाइन पे उस पे 100 सेंटीमीटर वर्षा हर साल होती है। और कोई एक ये स्थान है तो इस पे मान लीजिए कि 105 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो अब देखेंगे कि ये दोनों लाइनें अब एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह से काट दी तो इसका मतलब कि ये तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली लाइन है, जबकि ये 105 सेंटीमीटर। तो अगर ये एक दोनों काट दी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है वहीं पे 105 सेंटीमीटर भी वर्षा होगी। यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दूसरा है उच्च मान वाली रेखा अधिक वर्षा वाले स्थान को अंकित करती है। यानी कि जिस रेखा का मान अधिक होगा, यानी कि जो रेखा मान लीजिए 105 सेंटीमीटर वाली रेखा है एक, और ये 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि इस पे 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है इन स्थानों पे, और इन स्थानों पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक समवृष्ट रेखा समुच्च रेखा की भांति या तो बंद आकृति की होंगी या उस क्षेत्र से बाहर निकलती दिखाई देंगी। यानी कि अगर कोई मान लीजिए ये कोई एरिया है तो इस पे जो समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाएंगे तो हो सकता है ये इस एरिया के अंदर ही क्लोज मतलब हो जाए, मतलब कि इस तरह से कोई बंद आकृति बनाए, यानी इस सभी स्थानों पर समान वर्षा होगी। या फिर हो सकता है ये इस तरह से कुछ रेखाएं बनाए, मतलब ये जाके बंद तो होंगी लेकिन हो सकता है इस एरिया के अंदर बंद हो या फिर उस एरिया से कहीं दूर जाके बंद हो, लेकिन ये क्लोज ज़रूर होती हैं। इसी प्रकार कंटूर भी होता है कि उस जो समान उच्चता वाले बिंदु होते हैं तो उस जिस एरिया में हम सर्वे करते हैं उसी एरिया में समान उच्चता वाले बिंदुओं के कारण वो रेखा क्लोज हो जाए कंटूर लाइन, या फिर उस एरिया से बाहर भी, लेकिन क्लोज ज़रूर होती हैं। ये विशेषताएं हैं समवृष्टि रेखा की। अब हम लोग देखेंगे कि वर्षा का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो वर्षा को मापने के लिए रेन गेज यानी कि वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापी यानी रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अब वर्षा मापी कितनी दूरी पर, किसी एरिया में अगर वर्षा को मापना है तो कितनी दूरी पर कितने रेन गेज लगाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो आईएस कोड के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक 520 किलोमीटर पर एक रेन गेज लगाया जाता है। यानी कि कोई एरिया है इस प्रकार, मान लीजिए 1000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो इस पर 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर एक रेन गेज लगाया जाएगा। और फिर जो एरिया समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो वहाँ पे जो है 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एक रेन गेज, यानी कि अगर 600 या 700 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो 390 किलोमीटर स्क्वायर दो बराबर भागों में बांट लेंगे उसको और एक रेन गेज वहाँ पे लगा देंगे। पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहाँ पे 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर एक रेन गेज स्टेशन बनाया जाता है। यानी रेन गेज स्टेशन का मतलब जहाँ पे रेन गेज लगाया जाता है वही रेन गेज स्टेशन होता है। वर्षा मापी के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेन गेज, यानी कि वर्षा के मापने के लिए जो रेन गेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको मतलब रिकॉर्डिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है कि पहला है साधारण या अनभिलेखी रेन गेज, दूसरा है स्वतः अभिलेखी रेन गेज यानी कि सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला साधारण या अनभिलेखी यानी नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। ये मतलब सिंपल रेन गेज होता है, इसमें रिकॉर्डिंग खुद नहीं होती है। जो रेन गेज को लगाने के लिए उसकी रीडिंग लेने के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पे जाना पड़ता है, उसको ला के फिर लैब में उसकी रीडिंग निकाली जाती है। तो ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। इसमें मेन रूप से साइमन रेन गेज का यूज किया जाता है, जिसका मतलब एक जार होता है जिसको साइमन रेन गेज बोला जाता है। उसमें इस तरह से
उसमें उसको ले जाके एरिया पे रख दी, जहाँ पे वर्षा का मापन करना होता है वहाँ पे रख दिया जाता है। और उसमें जब बरसात होती है उसमें पानी कलेक्ट हुआ रहता है, उसको ला के एक साइमन रेन गेज होता है, इस तरह से जार होता है, उसमें ऐसे इस प्रकार से ग्रेजुएशन होते हैं, यानी अंशांकन किया रहता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से किया रहता है। तो इसमें इस बॉटल से, इस जार से पानी को इस जार में पलट दिया जाता है, और जिस ऊंचाई तक पानी उसमें भरा रहता है उसको नोट कर लिया जाता है, वही वर्षा का मतलब मान होता है mm में या सेंटीमीटर में। तो ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। और दूसरा होता है स्वतः अभिलेखी, यानी कि सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन। इसमें जो है कि वर्षा किस समय कितनी तेज़ी से वर्षा हो रही है, मतलब प्रति घंटे कितनी वर्षा हुई, 24 घंटे में कितनी वर्षा हुई, ये सब नोट होता रहता है। तो इसमें जाके बार बार नोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो और ये मतलब इसमें ज़्यादा एरर भी नहीं होती है, यानी कि कहा जाए कि करेक्शन अधिक होता है, इसमें ज़्यादा शुद्धता के साथ मान वर्षा को नापा जा सकता है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज की। अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि वर्षा तथा अपवाह जल क्या है, उसमें जलीय चक्र के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि वर्षा तथा उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है, समवृष्टि रेखाएं क्या होती हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब पढ़ा हमने। फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वर्षा का मापन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि कितने कितने एरिया पे रेन गेजेस लगाए जाते हैं। फिर वर्षा मापी जो होते हैं उनके प्रकार के बारे में थोड़ा सा देखा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वर्षा मापी मतलब कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये वाला टॉपिक जलीय चक्र है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। और अगर आप इस तरह से फिगर बना के देंगे अगर आंसर, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।